नमस्कार दोस्तों। जो भी कुछ हो रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में, आप में से काफी लोग जानना चाहते होंगे कि भारत का क्या स्टैंड है यहां पर। क्या भारत रशिया के साथ खड़ा है? क्योंकि मैं आपको बता दूं, कल जो भी कुछ हुआ था, जिस प्रकार से व्लादिमीर पुतिन के द्वारा रिकॉग्नाइज कर दिया गया था जो दो रीजन है यूक्रेन के, उसको इंडिपेंडेंट स्टेट बोल दिया गया, मतलब कि वो अपने आप में स्वतंत्र देश हैं, ऐसा रशिया ने उसको रिकॉग्नाइज कर दिया। और उसी को देखते हुए एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा, और कल उसके अंदर भारत ने भी यहां पर बोला है इस चीज को लेकर। उसी को हम देखेंगे, जानेंगे। लेकिन उसके पहले, अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कोई कोर्स परचेज करना है स्टडी आईक्यू पर, तो आज से आप हमारा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं अंकित 33, क्योंकि यहां पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो अंकित 33 लगाकर मिल जाएगा। तो आप इसका जल्द से जल्द फायदा उठाइए। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको सभी एमसीक्यूज मिल जाएंगे। चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे अभी एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, भारत की तरफ से यहां पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, आपको पता ही होगा कि भारत इस समय यूएनएससी के अंदर नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर बना हुआ है, मतलब 2 साल का टर्म होता है। तो 2021 और ये 2022, इसमें भारत यहां पर नॉन परमानेंट मेंबर है। तो भारत भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करता है जब भी सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होती है। तो यूक्रेन को लेकर जो भी क्राइसिस चल रहा है उसको लेकर एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी, और उसमें आप देखिए यहां पर भारत का यह कहना है कि वी आर वॉचिंग द लेटेस्ट डेवलपमेंट। जो भी कुछ यूक्रेन के ईस्टर्न बॉर्डर पर हो रहा है, यूक्रेन का ये वाला जो बॉर्डर है यहां पर जो हो रहा है, इस बॉर्डर को अगर आप देखोगे तो इसको कहा जाता है डोनबास रीजन। डोनबास क्यों है? क्योंकि यहां पर ये वाला पार्ट आप देखिए, इसको लुहांस्क कहा जाता है, और नीचे वाला इसको डोनेट्स्क कहा जाता है, और ये दोनों मिलाकर डोनबास रीजन इसी को कहते हैं। आपको पता होगा नीचे जो क्राइमिया है, ये तो ऑलरेडी 2014 में रशिया ने यहां पर एनेक्स कर लिया था। लेकिन यहां पर जो भी कुछ चल रहा है, जैसे कि अभी मैंने वीडियो भी बनाया था, आपको बताया कि 5 जो यूक्रेनियन सैनिक हैं, सोल्जर्स हैं, उसको मार दिया गया है रशिया के द्वारा, ऐसा रशिया का कहना है। लेकिन यूक्रेन का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो भी कुछ है, ये वाला जो रीजन है, यहां पर जो भी कुछ हो रहा है उसको लेकर भारत डीप कंसर्न यहां पर दिखाता है, ऐसा भारत के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया। और भारत के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं भारत की तरफ से, टीएस तिरुमूर्ति जी, उनके द्वारा ये पूरा स्टेटमेंट आया। इनफैक्ट आप देख सकते हो, उनके द्वारा बोला गया है कि हमें डी एस्केलेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए, मतलब कि जितने भी पार्टीज इसके अंदर शामिल हैं, स्पेशली जो यूक्रेन की सेना हो गई, इसके अलावा रशिया की सेना हो गई, यहां पर उनको रिस्ट्रेंट रखना चाहिए और डिप्लोमेटिक माध्यम से, डायलॉग के माध्यम से यहां पर चीजों को कंप्लीट करने की कोशिश करनी चाहिए। फर्दर हमारे द्वारा यह स्टैंड लिया गया है कि इमीडिएट बेसिस पर डी एस्केलेशन होना चाहिए, मतलब कि जो दोनों फोर्सेज हैं उसको कहीं ना कहीं सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि जो लेजिटिमेट सिक्योरिटी इंटरेस्ट है सभी देशों का, क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे तो यूक्रेन और रशिया के अलावा ये जो पूरा रीजन आता है, यहां पर बहुत सारे देश देखने को मिलते हैं, तो सभी के इंटरेस्ट को देखते हुए यहां पर डी एस्केलेशन होना चाहिए, ऐसा भारत का कहना है। और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म पीस प्रोसेस हो गया, रीजन जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए वो हम चाहते हैं। लेकिन यहां पर जो चीज हमें ध्यान रखना है वो ये है कि भारत के द्वारा कोई स्टैंड नहीं लिया गया है, मतलब कि हम रशिया को के एकदम पूरे तरह से साथ हैं या फिर यूक्रेन के पूरी तरह से साथ हैं, ऐसा हमने क्लियरली स्पष्ट नहीं किया है। क्योंकि ज्यादातर कई सारे देश अगर आप देखोगे, जैसे यूके हो गया, यूएस हो गया, यूरोपियन कंट्रीज हो गए, केन्या हो गया, इन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से रशिया का ये जो डिसीजन है इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर करने का, वो एक प्रकार से हमला है यूक्रेन के ऊपर, उसकी सॉवरेनिटी के ऊपर, और ये इसकी वजह से सैंक्शंस वगैरह लगाया जाएगा। लेकिन भारत का अगर आप बयान देखोगे तो यहां पर हमने रशिया का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया है, और इसीलिए अगर आप देखोगे ना तो कई सारे लोगों के द्वारा देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं भारत जो है वो रशिया के साथ खड़ा हुआ है। क्योंकि आप अगर रशिया को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हो तो इसका सिंपल अर्थ होता है कि आप रशिया के साथ खड़े हो। क्योंकि कुछ दिन पहले भी यहां पर जो बाइडेन के द्वारा, यूएस के द्वारा बोला गया था कि भारत को एक प्रकार से रशिया के खिलाफ बोलना चाहिए, लेकिन यहां पर आप देख सकते हो भारत ने रशिया के खिलाफ नहीं बोला। और उस समय भी जो यूएनएससी की मीटिंग हुई थी, वहां पर रशिया, जो भारत का जो स्टैंड था उसको देखते हुए रशिया ने इसको वेलकम किया था, और यह कहा था कि भारत का जो भी स्टैंड है, पोजीशन है, हम उसको वेलकम करते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि भारत इस समय क्या करना चाह रहा है, एक बैलेंस्ड अप्रोच करना चाह रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको समझना है कि हम रशिया के ऊपर अभी भी काफी डिपेंडेंट है, ऑल्दो यहां पर काफी सारी चीजें शिफ्ट हुई हैं, एक काफी बड़ा स्ट्रैटेजिक शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से हम रशिया के क्लोज हुआ करते थे, अब हम यूएस की तरफ हो गए हैं, काफी हद तक झुकाव। लेकिन अभी भी जो हमारे डिफेंस रिलेटेड कई सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो रशिया से आता है, तो अभी भी हम उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो यहां पर हमारे लिए कंसर्न ये भी है कि जो पाकिस्तान है वो धीरे धीरे नजदीक जाता जा रहा है रशिया के।
जैसे आज ही यहां पर बयान आया था पाकिस्तान की तरफ से कि जो इमरान खान है वो कल से रशिया के दौरे पर जा रहे हैं, और इसको लेकर भारत भी कंसर्न होगा, क्योंकि एक समय था जब रशिया और भारत बहुत ही ज्यादा क्लोज हुआ करते थे। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर आप यूएस के जितना नजदीक जाओगे उससे उसकी वजह से रशिया के साथ जो दूरी है वो और ज्यादा बढ़ती जाएगी। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं यहां पर जो टीएस तिरुमूर्ति है उनके द्वारा बोला गया कि यूक्रेन के अंदर जो इंडियंस हैं करीब 20,000 के आसपास बताया जाता है कि जो स्टूडेंट्स हैं जो वर्क कर रहे हैं वहां पर, उनको प्रायोरिटी बेसिस पर भारत वापस लौट आना चाहिए। मतलब कि यहां पर भारत सरकार के द्वारा बयान दे दिया गया है कि एटलीस्ट टेम्पररी बेसिस पर आप यूक्रेन को छोड़ दो, क्योंकि कल के डेट में कुछ भी हो सकता है और उस समय मुश्किल हो जाएगी अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम वहां पर वॉर जैसा सिचुएशन क्रिएट हुआ। यहां पर इनफैक्ट आप देख सकते हैं कि यह भी बोला गया है कि जो इंडियन डिप्लोमेट्स के फैमिलीज हैं उनको भारत बुला लिया गया है। इसके अलावा जो एयर इंडिया है वो अपनी कमर्शियल फ्लाइट चला रहा है और जो भी लोग वहां से आना चाहते हैं वो इजिली आ सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन यह है कि भारत ने क्या कोई सोल्यूशन बताया है? देखो, ऐसा कोई अनोखा सोल्यूशन हमारे द्वारा नहीं बोला गया है, लेकिन यहां पर भारत की तरफ से जो मिन्स्क एग्रीमेंट है उसका जिक्र किया गया है। मिन्स्क एग्रीमेंट्स मैं बता दूं, ये टोटल 2 एग्रीमेंट है, मैं अभी आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, जो 2014 में हुआ था और 2015 में हुआ था। तो भारत ने ये स्टैंड लिया है कि जो भी इस समय प्रॉब्लम चल रहा है उसका रिजोल्यूशन वो आपका मिन्स्क एग्रीमेंट के तौर पर होना चाहिए, क्योंकि ये एग्रीमेंट अगर आप देखोगे तो यहां पर साइन तो कर दिया गया था लेकिन अभी भी इसको पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। इसके अलावा हमने ये भी कहा कि जो ट्राइलैटरल कॉन्टैक्ट ग्रुप बना हुआ है इस समय रशिया, यूक्रेन और ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, ये OSCE एक ग्रुप है, ठीक है। तो यहां पर सिक्योरिटी से मामले रिलेटेड चीजों के ऊपर ध्यान देता है। इन तीनों के बीच में बातचीत चल रही है, इसको ट्राइलैटरल कॉन्टैक्ट ग्रुप बोला गया है। इसके अलावा एक और टॉक्स चल रहा है नॉर्मैंडी फॉर्मेट के बारे में बताया जा रहा है, जिसमें रशिया, यूक्रेन, इसके अलावा जर्मनी, फ्रांस शामिल हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है, चाहे नॉर्मैंडी फॉर्मेट हो गया या फिर ट्राइलैटरल कॉन्टैक्ट ग्रुप हो गया या फिर मिन्स्क एग्रीमेंट हो गया, ये सब कुछ आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में आ सकता है किस चीज से रिलेटेड था, रिसेंटली न्यूज में चल रहा था। तो बेसिकली यूक्रेन और रशिया के बीच में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए ये पूरे जो फॉर्मेट है वो चलाए जा रहे हैं। तो अब मैं आपको डिटेल से बताता हूं, क्योंकि बहुत लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे ये मिन्स्क एग्रीमेंट है क्या। देखो, जो सबसे पहला एग्रीमेंट हुआ था वो हुआ था 2014 में, और इसका मेन कारण ये था क्योंकि 2014 में यहां पर रशिया ने जो क्राइमिया है उसको एनेक्स कर लिया था, अपने अंडर में ले लिया था। और यहां पर अगर आप ऊपर देखोगे ये जो डॉनबास रीजन की हम बात कर रहे थे, जहां पर लुहांस्क और डोनेस्क आपको देखने को मिलते हैं, तो बेसिकली यहां पर काफी ज्यादा वॉर जैसा सिचुएशन देखने को मिल रहा था। मतलब कि जैसे ये एनेक्स किया गया रशिया के द्वारा क्राइमिया जो है, तो यहां पर वॉर जैसा सिचुएशन हो गया, क्योंकि यहां पर रशियन सेपरेटिस्ट हैं जो चाहते हैं कि यूक्रेन जो है वो रशिया का पार्ट हो जाए। और उस समय बताया जाता है कि वॉर की वजह से 2600 लोगों की जानें गई थी, और अभी तक बताया जा रहा है कि जो भी इस समय वॉर चल रहा है यहां पर इस रीजन में, यूक्रेन और इन दो रीजन्स के बीच में, तो इसकी वजह से करीब 15,000 लोगों की मृत्यु ऑलरेडी हो चुकी है। तो उस समय क्या हुआ था, 2014 में इसको देखते हुए पहला एग्रीमेंट हुआ था, और यह एग्रीमेंट बेसिकली हुआ था बेलारूस की कैपिटल मिन्स्क में, और इसीलिए इसको मिन्स्क एग्रीमेंट कहा जाता है। ध्यान रखना है, रशिया का तो आपको मॉस्को हो गया कैपिटल, यूक्रेन का कैपिटल हो गया कीव, तो यहां पर ये दोनों चले गए इधर मिन्स्क जो कि बेलारूस की कैपिटल है, और यहां पर ये एग्रीमेंट हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है इसका नाम इसलिए क्यों पड़ा। इसमें बेसिकली ये कहा गया था कि जो प्रिजनर एक्सचेंजेस हैं वो किए जाएंगे, ह्यूमैनिटेरियन एड दिया जाएगा, हैवी जो वेपन्स हैं उसको विड्रॉ करना है, बहुत सारी चीजें हुई थी। लेकिन क्या हुआ था कि एग्रीमेंट के कुछ समय बाद ही यहां पर वापस ये एग्रीमेंट ब्रेक हो गया, क्योंकि वापस से ये एक प्रकार का जो लड़ाई है वो आपस में देखने को मिल रहा था। तो पहला जो मिन्स्क एग्रीमेंट है वो फेल हो गया, फिर आया आपका मिन्स्क एग्रीमेंट 2, फिर ये हुआ था 2015 में, फरवरी 2015 में। और ये बेसिकली अगर आप इसके अंदर देखिए तो रशिया, यूक्रेन और OSCE, इसके अलावा जो दो लीडर्स हैं, दोनों प्रो रशियन सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं, ये जो दो ग्रुप है ना, लुहांस्क और डोनेस्क, इन दोनों के जो लीडर्स हैं वो भी इसके अंदर शामिल थे। तो आपको ध्यान रखना है मिन्स्क 2 में यहां पर कई सारे पार्टीज आपको देखने को मिलेंगे। जो मिन्स्क 1 एग्रीमेंट था वहां पर सिर्फ यूक्रेन और जो रशिया बैक्ड सेपरेटिस्ट हैं वो जो दो रीजन में यहां पर वही दोनों शामिल थे। लेकिन मिन्स्क 2 में कई सारे यहां पर आपको देश देखने को मिलेंगे। इसके अलावा क्या हुआ था कि जो फ्रांस, जर्मनी, रशिया और यूक्रेन के जो लीडर्स हैं वो भी वहां पर पहुंच गए थे और बेसिकली उन्होंने सपोर्ट किया था इस डील को। लेकिन अगेन अगर आप देखोगे मिन्स्क 2 जो एग्रीमेंट है वो भी इंप्लीमेंट नहीं हो पाया है, और इसका मेन कारण ये बताया जाता है, रशिया का ये कहना है, रशिया इंसिस्ट करता है कि
वो इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर शामिल नहीं है। देखिए, यूक्रेन का कहना है कि यहां पर जो भी सेपरेटिस्ट लोग हैं वो रशिया के इशारे पर काम कर रहे हैं, लेकिन रशिया का कहना है कि नहीं, हम यहां पर कोई भी दखल नहीं दे रहे हैं। और इसी की वजह से रशिया का कहना है कि ये वाला जो एग्रीमेंट है वो एक तरह से लागू नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे तो इस एग्रीमेंट में टोटल 13 पॉइंट्स बोले गए थे। इसमें से जो 10th वाला पॉइंट है, आप देखिए यहां पे लिखा है विड्रॉल ऑफ ऑल फॉरेन आर्म्ड फॉर्मेशन, मतलब कि जो भी फॉरेन से आर्म्ड है जो इसके अंदर आया है इसको विड्रॉ करो। लेकिन रशिया कहता है कि हमने तो आर्म्स यहां पर भेजे ही नहीं, तो हम विड्रॉ कैसे करेंगे। इसी की वजह से आपको ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा और ये जो एग्रीमेंट्स हैं वो पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हो पाते हैं। इनफैक्ट इसके अलावा भी आप देख सकते हो यहां पर जो टोटल 13 पॉइंट्स हैं उसमें अलग अलग चीजें हैं, जैसे कि इमीडिएट बेसिस पर सीज फायर होना चाहिए, विड्रॉल होना चाहिए हेवी वेपन्स का, पार्डन होना चाहिए जितने भी फाइटिंग्स जो लोग इन्वॉल्व थे, जो प्रिजनर्स का एक्सचेंज है वो होना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेंगी, लेकिन ये सब कुछ इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। लेकिन अब देखिए हो क्या रहा है यहां पर, जैसा मैंने आपको बताया था कि कल व्लादिमीर पुतिन के द्वारा अनाउंस किया गया कि ये जो दो रीजन है वो दो अलग अलग देश बन चुके हैं, और इसीलिए यहां पर अब पुतिन जो है वो ट्रूप्स को इसके अंदर भेज रहा है, क्योंकि पुतिन का कहना है कि हम इनको बचा रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन की जो आर्मी है वो इसको अपने अंडर में ना ले, इसीलिए हम इनको बचाने के लिए अपने ट्रूप्स को यहां पर भेज रहे हैं। तो आई होप कि जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है वो आपको समझ में यहां पर आ गया होगा कि एग्जैक्टली इस समय चल क्या रहा है। इसके अलावा यूएन सेक्रेटरी जो जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, उनके द्वारा बयान आया है कि वो काफी कंसर्न है इन सारी चीजों को लेकर और फुल्ली सपोर्ट करते हैं जो इंडिपेंडेंस है, सॉवरेनिटी है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है यूक्रेन का, और इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड जो बॉर्डर्स हैं उसको हमें पालना करनी चाहिए। तो वो एक प्रकार से रशिया के खिलाफ बोल रहे थे। लेट्स सी कि यहां पर होता क्या है, बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से भारत का जो भी स्टैंड था, देखिए भारत ने बहुत ही बैलेंस्ड तरीके से अप्रोच अपनाया। ऑल्दो यहां पर कह सकते हैं काफी लोग कि रशिया के फेवर में हमने यहां पर बयान दिया, क्योंकि आप रशिया को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हो और इसी की वजह से वो रशिया के फेवर में देखा जाएगा। तो जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि यूक्रेन वगैरह काफी न्यूज में आ चुका है, तो इसको किस निकनेम से बुलाया जाता है यूरोप के अंदर, क्या आप बता सकते हो? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं, आप वहां से प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिंपली यूज द कोड अंकित33। आप स्टडी IQ के वेबसाइट पर जाइए या फिर ऐप को डाउनलोड करिए, यूज द कोड अंकित33 और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है 33% का इस कोड से मिल जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।